पिछले वीडियो में हमने नॉस्टॉक में उसका वर्गीकरण स्थिति, प्राप्ति स्थान और थैलस संरचना के बारे में पढ़ा। आज हम कोशिका संरचना एवं जनन के बारे में देखेंगे। कोशिका संरचना मुख्य रूप से इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कोशिका की भित्ति द्विस्तरीय होती है। बाहरी परत सेलुलोज तथा आंतरिक परत म्यूकोपेप्टाइड द्वारा बनती है। कोशिका भित्ति के बाहर पैक्टिन आवरण पाया जाता है। रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म केंद्रीय क्षेत्र में होता है, जिसे इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। क्रोमोप्लाज्म में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णन किसी सुनिश्चित लवक के रूप में अव्यवस्थित न होकर अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं। पट्टिकाओं के थाइलेकोइड के रूप में बिखरे रहते हैं। प्रमुख प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल सी, फाइकोसाइनिन सी, फाइकोरैंथ्रिन होते हैं। अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी साइनोफाइशियन स्टार्च के रूप में क्रोमोप्लाज्म में पाया जाता है। यह क्रोमोप्लाज्म किसी झिल्ली जैसी संरचना अथवा सेंट्रोप्लाज्म से पृथक नहीं होता। कभी कभी इसके अंदर गैस रिक्तिकाएँ भी देखी जाती हैं। आगे है इसमें अगला भाग जनन। नील हरित शैवालों की भांति ही नॉस्टॉक में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। वंशवृद्धि केवल कायिक और अलैंगिक संरचनाओं के द्वारा होती है। तो कायिक में पहले विखंडन यानी तंतु का किसी भी रूप में टूट के टुकड़ों में बदल जाना और फिर नए पादप के रूप में संख्या बढ़ जाना। दूसरा हार्मोगोनिया के द्वारा। इसमें नॉस्टॉक ट्राइकोम की संरचना में कायिक कोशिका एवं हेट्रोसिस्ट जहाँ एक दूसरे से संलग्न उस स्थान से टूट जाता है। इन ट्राइकोम के खंडों को हार्मोगोनिया कहते हैं। आगे चलकर ये नए पादप का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन, यहाँ कुछ चीज़ें अतिरिक्त हैं जो ऑसिलेटोरिया में नहीं थी। जैसे अलैंगिक जनन में एकाइनिट्स का बनना, अंतर्बीजाणुओं का बनना। तो सबसे प्रमुख एकाइनिट्स। अधिकांश प्रजातियों में एकाइनिट्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, अतः यह चिरकारिता संरचना पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर निरूपित की जा सकती है। इनको ऑर्थोस्पोर या रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं। सामान्यतः इनका निर्माण दो हेट्रोसिस्ट के बीच की कोशिकाओं के द्वारा श्रृंखला के रूप में होता है। वैसे हेट्रोसिस्ट के बीच न होकर इनका निर्माण दूसरी तरफ भी हो सकता है तथा ये एकल रूप से भी विकसित हो सकते हैं। प्रत्येक एकाइनिट्स एक बड़ी मोटी भित्ति वाली गोलाकार संरचना होती है। इनमें संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होती है तो इनका जीवद्रव्य विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं वाली संरचना जर्मलिंग बनाता है। इसके पश्चात एकाइनिट्स की पहली आंतरिक एवं बाद में बाह्य भित्ति संपूर्ण रूप से या किसी एक स्थान से गल जाती है। दूसरा हेटेरोसिस्ट के अंकुरण द्वारा। विशेष परिस्थितियों में हेटेरोसिस्ट स्वयं बीजाणु के रूप में कार्य करने लग जाता है एवं नए पादप यानी ट्राइकोम का निर्माण करके कॉलोनी बना लेता है। तीसरा अंतर्बीजाणु द्वारा एंडोस्पोर। कुछ प्रजातियों में नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिस एवं नॉस्टॉक कम्यून में हेटेरोसिस्ट कोशिका की अंतर्वस्तुएं विभाजित होकर विशेष प्रकार की संरचनाएं यानी अंतर्बीजाणु का विकास करती हैं। बाद में हेटेरोसिस्ट की भित्ति के विघटित हो जाने से ये अंतर्बीजाणु मुक्त हो जाते हैं एवं प्रत्येक अंतर्बीजाणु अंकुरित होकर नए नॉस्टॉक तंतु का निर्माण करता है। जीवन चक्र अगर हम इसका देखें, लैंगिक जनन तो इसमें नहीं है और जीवन चक्र में एक पीढ़ी हैप्लॉइड होती है, अतः पीढ़ी एकांतरण इसमें नहीं देखा जाता है। फिर भी नॉस्टॉक में एकाइनिट्स, हेटेरोसिस्ट, एंडोस्पोर अलैंगिक जनन है और फ्रेगमेंटेशन हार्मोगोनिया इसमें कायिक जनन है। लैंगिक जनन नहीं है, अर्थात पीढ़ी नहीं है, न पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाता है। तो ये था नॉस्टॉक के बारे में, उसका जनन और कोशिका संरचना की विस्तृत जानकारी। तो हम साइनोफाइसी समूह के अंदर सिलेबस के अनुसार दो पादप का अध्ययन करना था, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक। दोनों के रूप में संक्षेप में अगर देखें, दोनों नीले हरे शैवाल हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं
कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं, केंद्रक अनुपस्थित है, केंद्रकी पदार्थ पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली केंद्रिका इत्यादि इसमें नहीं पाए जाते हैं।